नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जिज्ञासा में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 24 जून को आपका एसएससी सिलेक्शन फेज 12 का एग्जाम था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में जीके से आपका 25 प्रश्न पूछे गए थे। उन 25 प्रश्नों में से अधिकतम रियल प्रश्न जो कि मुझे मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सभी उन प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उन प्रश्नों से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वह है कि टू स्टेट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका चेतन भगत हो जाएगा। ठीक है, चेतन भगत के द्वारा ही टू स्टेट पुस्तक लिखा गया है, जिस पर बेस्ड एक मूवी भी है। इसके अलावा चेतन भगत की बात करेंगे तो वह एक भारतीय लेखक हैं, स्तंभकार हैं, जो युवा मध्यम वर्गीय भारतीयों के बारे में अपने सरल शब्दों में अंग्रेजी उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। इनके द्वारा बहुत से ऐसे उपन्यास लिखे गए हैं जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, जैसा कि है 5 पॉइंट समवन, जो कि 2004 में लिखा गया है इन्हीं के द्वारा। एक है आपका वन नाइट एट अ कॉल सेंटर, जो कि 2005 में लिखा गया है। एक है आपका 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, जो कि 2008 में लिखा गया है। टू स्टेट्स पुस्तक 2009 में लिखा गया है। रेवोल्यूशन आपका 2020 रेवोल्यूशन 2020 2011 में लिखा गया है। इसके अलावा हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक है, जो कि 2024 में नहीं 2014 में लिखा गया है। मेकिंग इंडिया ऑसम है, एक आपका वन इंडियन गर्ल है, एक आपका इंडिया पॉजिटिव है। ठीक है, ये सभी पुस्तक भी आपका चेतन भगत के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका एग्जाम एसएससी सिलेक्शन फेज 12 का अभी बचा हुआ है, या आपका सीपीयू का एग्जाम है, या आपका सीएसएसएल का एग्जाम है, ठीक है, उन सभी के लिए अभी तक आपका एसएससी फेज 12 में जितने भी शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, उन सभी शिफ्टों में आपका कम से कम 150 प्लस प्रश्नों का एक पीडीएफ है जो कि तैयार किया गया है। आज अभी के लिए संख्या 150 है, लेकिन जब आपका आज का शिफ्ट खत्म होगा तो ये संख्या बढ़कर आपका 200 प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ लेने के लिए आप 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर आप संपर्क कर लीजिएगा, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में एग्जाम में आ रहे जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है वो आपको फ्री दिया जाएगा, जैसा कि वाद्यन से संबंधित या आपका आत्मकथा से संबंधित, ठीक है, उन सभी का पीडीएफ। ये पीडीएफ आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो आप लोग संपर्क करके और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीजीआई का पूर्ण रूप क्या है। सीजीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सीजीआई की बात करते हैं तो सीजीआई का मतलब हिंदी में भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है और इंग्लिश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। सीजीआई भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और भारतीय न्यायपालिका की अध्यक्षता करता है। मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं, प्रमुख कानूनी मामलों से निपटने वाली संवैधानिक पीठों को मामले आवंटित करने के लिए प्रभारी होते हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि भारत के वर्तमान में सीजीआई कौन है। तो वर्तमान में और 50 में जो सीजीआई हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो आपके डीवाई चंद्रचूड़ हैं। इसके अलावा अगर आपसे और भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, जैसे कि एमएलए का तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, एमपी का पूछा जाएगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, अगर आपसे सीएम का पूछा जाएगा तो चीफ मिनिस्टर होगा, पीएम का पूछा जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर होगा। जैसा आपका सीजीआई का पूछा गया था उसका राइट आंसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे बुक से ही संबंधित, जो कि एक आपका आत्मकथा है, नाम था 281 एंड बियॉन्ड। किसकी आत्मकथा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वीवीएस लक्ष्मण इसका राइट आंसर है। वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा लिखित 281 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक 20 जनवरी 2018 को प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक का शीर्षक 2001 में ईडन गार्डन, जो कि कलकत्ता में स्थित है, खेले गए उसमें से लिया गया है, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन बनाए थे। लक्ष्मण ने 1996 में भारत के लिए टेस्ट मैच के साथ शुरुआत किया था और लक्ष्मण ने 2012 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे क्रिकेटरों से संबंधित आत्मकथा का नाम पूछा जाता है तो जिस पीडीएफ का हम अभी आपके साथ चर्चा किए हैं, ये सभी जो आत्मकथा है जो क्रिकेटरों के द्वारा लिखा गया है उसका भी अलग पीडीएफ बनाया गया है। ठीक है, वो भी आपको उसमें शामिल है। इसके अलावा प्लेइंग इट माय वे, ये भी पुस्तक आपका एक आत्मकथा है जो कि सचिन तेंदुलकर के द्वारा। इसके अलावा एक पुस्तक है आपका द रेस ऑफ माई लाइफ, जो कि आपका मिल्खा सिंह के द्वारा। वहीं पर द टेस्ट ऑफ माई लाइफ की बात करेंगे तो युवराज सिंह के द्वारा। इसके अलावा और भी पुस्तक है जो कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे IRDA यानी कि भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह प्रश्न पहले के शिफ्टों में पूछा गया था, आज आपका रिपीट हुआ है।
तो RIDI का जो चेयरमैन है वो आपका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था देवाशीष पांडा को, तो इसका राइट आंसर देवाशीष पांडा होगा। देवाशीष पांडा की बात करेंगे तो ये आपके IRDI के अध्यक्ष से पहले वित्तीय सेवा सचिव के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है, जो कि जनवरी 2022 में सेवानिवृत्त हुए थे और जाकर आपका IRDI का अध्यक्ष जो कि बने थे, ठीक है। उनका जो कार्यकाल है 3 साल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था या नेतृत्व किसने किया, तो इसका राइट आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना आपका एनी बेसेंट ने किया था। इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका शुरुआत मैडम HP बालास्की और कर्नल MS ओलकॉट ने किया था। कहाँ पर किया था? न्यूयॉर्क, अमेरिका में, ठीक है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं या आपके प्रश्न में बना था तो इसका राइट आंसर एनी बेसेंट होगा। एनी बेसेंट की बात करेंगे तो जो आपका भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था उसकी पहली महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो आपका एनी बेसेंट ही थी, तो ये भी एग्जाम में आएगा। इसके अलावा पहली भारतीय महिला का नाम आएगा तो सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, इसका राइट आंसर आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका राइट आंसर होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसकी स्थापना में उनके साथ आनंद मोहन बोस भी शामिल थे। इस संस्था का उद्देश्य लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आया था 4 अनुच्छेद दिए गए थे और बताना था कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद गलत है। उन अनुच्छेदों में आपका अनुच्छेद 50 दिया गया था, अनुच्छेद 39A दिया गया था, अनुच्छेद 45 दिया गया था और अनुच्छेद 42 भी दिया गया था। तो चलिए देखते हैं इन सभी अनुच्छेदों का क्या मतलब है। तो अनुच्छेद 50 की बात करते हैं तो जो अनुच्छेद जो 50 है वो राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 39 से सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 45 आपका सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना से संबंधित है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनावोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का बंद करने से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 39A है वो आपका सामान्य और निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधित है, जो कि आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में DPSP के नाम जाना जाता है, वो संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में संबंधित है। ये DPSP का जो विचार है आयरिश के संविधान से यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की, जो कि पहले से PTM में आपको दिया गया है, फिर से आपको दिया जाएगा, तो देख लेना है कि क्या कौन कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2011 में सबसे कम महिला साक्षरता दर डैश राज्य में दर्ज की गई है। तो सबसे कम महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान होगा। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान राज्य में दर्ज की गई है। वहीं पर भारत की बात करते हैं तो भारत का साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष का साक्षरता दर 82.14% है। महिला साक्षरता दर का परसेंटेज आपका 65.46% है। भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आपका केरल का है 93.91%। उसके बाद मिजोरम आपका सेकेंड स्थान पर है साक्षरता दर के मामले में। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में बात करेंगे तो सबसे अधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप का है। वहीं पर बात करेंगे बिहार का, तो बिहार का साक्षरता दर भारत में सबसे कम है। पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक लक्षद्वीप है और केरल है, ठीक है। लक्षद्वीप और केरल आपका पुरुष साक्षरता दर के मामले में सबसे टॉप पर है। इसके अलावा महिला साक्षरता दर के मामले में भी अधिक पर आपका केरल ही है और इसके बाद आपका मिजोरम का स्थान आता है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर आपका बिहार में है और महिला साक्षरता दर आपका राजस्थान में है। इसके अलावा यही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत देश में सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन में और एक ये क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, ठीक है। यह पूछा गया था आपका ST यानी कि अनुसूचित जनजातियों का साक्षरता दर पूछा गया था 2011 के अकॉर्डिंग, या प्रतिशत पूछा गया था। अगर आपसे प्रतिशत पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर मिजोरम होगा, ठीक है। मिजोरम में प्रतिशत आपका अनुसूचित जनजातियों का सबसे अधिक है 94.8%। इसके बाद नागालैंड का है, इसके बाद मेघालय का है और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनसंख्या और ये केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है, ठीक है।
आंध्र प्रदेश में सबसे कम है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा 2011 के अकॉर्डिंग अनुसूचित जनजाति भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। ठीक है, यह आपका अनुसूचित जनजाति है। वहीं पर अगर अनुसूचित जाति रहता तो इसका परसेंटेज 16.6% होता। ठीक है, इसके अलावा 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का जो आपका साक्षरता में परसेंटेज है वो आपका 59% है। ठीक है, तो अगर आपका साक्षरता पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर 59 होगा, जो कि 2001 में 47.1% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्यागिरी बिहार महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। तो चैत्यागिरी जो बिहार महोत्सव है वो आपका सांची, जो कि मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का एक शहर है, वहाँ पर आपका आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा। अगर सांची दिया होगा तो सांची होगा। यहाँ पर ये सांची के स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, और सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य वंश के दौरान शुरू हुआ था और 5वीं शताब्दी ईस्वी गुप्त वंश तक जारी रहा था। इसके अलावा जो चैत्यागिरी बिहार महोत्सव है नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। इसमें बौद्ध भिक्षु और तीर्थयात्री भाग लेते हैं। इसके अलावा लोग सारीपुत्ता और महामोगलाना के अवशेष देखने आते हैं। दोनों ही बुद्ध की शुरुआती शिष्य थे। इसके अलावा अवशेष 1853 में स्तूप 3 में खोजे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर नंदा देवी राइट आंसर होगा। ठीक है, नंदा देवी इसका राइट आंसर होगा। नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके अलावा नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और देश के भीतर सबसे ऊंची है। इसके अलावा नंदा देवी का जो मुख्य शिखर है 7,816 मीटर है ऊंचा है, जो कि चमोली जिला में स्थित है। और नंदा देवी पूर्व पिथौरागढ़ चमोली में 7,434 मीटर ऊंचा है। नंदा देवी एक शिखर एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो इसे उत्तर पश्चिम में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार का आकार कैसा था। ठीक है, विशाल स्नानागार का नहीं पूछा गया था, आपसे विशाल अन्नागार का पूछा गया था, जो कि मोहनजोदाड़ो में नहीं आपका हड़प्पा में मिला था। ठीक है, हड़प्पा में मिला था, तो उसका भी आपका आकार आयताकारी था और विशाल जो स्नानागार था उसका भी जो आकार था वो आयताकार ही था। ठीक है, दोनों का राइट आंसर रेक्टेंगुलर ही होगा। इसके अलावा यह एक आयताकार टैंक है, यह आपका विशाल स्नानागार जो कि चारों ओर गलियारों से घिरा हुआ है, जिसके उत्तर और दक्षिण में सिरिया टैंक की ओर जाती है। मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसके अलावा अन्नागार की बात करते हैं। अन्न भंडार एक ईंट की संरचना है जिसकी चौड़ाई 45 मीटर उत्तर दक्षिण और 45 मीटर पूर्व पश्चिम में। ये मोहनजोदाड़ो के हड़प्पा में पाया गया था। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि ये सभ्यता का सबसे प्रारंभिक स्थल ही हड़प्पा था। महान अन्न भंडार मोहनजोदाड़ो में खोजी गई सबसे बड़ी इमारत है और अन्न भंडार को बाढ़ से बचाने के लिए एक ऊंचे मंच पर बनाया गया था। इसमें गोलाकार ईंट के प्लेटफॉर्म की पंक्तियां हैं। इसे थ्रेसिंग अनाज से बनाया गया था क्योंकि फर्श की दरारों में गेहूं और जौ जैसे अवशेष पाए गए थे। इसके अलावा ईंट से बनी इस संरचना में लगभग 7 मीटर ऊंचा एक केंद्रीय मार्ग है। इसे आंशिक रूप से 6 कमरों की 2 पंक्तियों से पक्का किया गया है। सामने का भाग 15.2 × 6.8 मीटर के माप का है। इसे हवा के लिए जगह वाली 3 दीवारें हैं। अन्न भंडार की संरचना रोमन इमारतों से तुलना पर आधारित थी। शासक और अधिकारी ऐसी बड़ी इमारतों से मिलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा था। ठीक है, इसके अलावा एक आपसे पूछा गया था मोहन श्याम शर्मा के बारे में। ठीक है, मोहन श्याम जो शर्मा है वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो मोहन श्याम शर्मा की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पखावज। ठीक है, पखावज वाद्य यंत्र से संबंधित आपके हैं मोहन श्याम शर्मा। एक आपका पूछा गया था संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 26 नवंबर होगा। 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो आपको बता दें कि जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, इसलिए उस दिन आपका संविधान दिवस है जो कि बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा गया था कैपिटल ऑफ पल्लवों की राजधानी पूछा गया था। तो पल्लवों की राजधानी की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका कांचीपुरम हो जाएगा। कांचीपुरम इसका राइट आंसर होगा, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी तक इतना ही प्रश्न जो कि मिला है। बाकी 2-4 ऐसे प्रश्न जो कि उसका लैंग्वेज क्लियर नहीं है
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा उसका लैंग्वेज अगर आप लोग को याद आए तो। एक आपका इंडियन अंटार्कटिका बिल से संबंधित था, एक आपका इंडियन मीडिया बिल से संबंधित था, ठीक है। बाकी जो भी प्रश्न मिलेंगे उसको, एक आपका एग्जीक्यूटिव पावर से था, तो आप लोग बताइएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।